हेलो, नमस्ते एंड वेलकम। आप सभी का स्वागत है दोस्तों। और क्या हालचाल है? एकदम मस्त। मैं हूं आपका एजुकेटर, आपका मेंटर सिद्धांत संथालिया। और चलिए कंटिन्यू करते हैं कॉस्टिंग की जर्नी। आज के सेशन को स्टार्ट करने से पहले सिद्धांत सर के पिटारे से हो जाए दो वर्ड्स। यू कैन लर्न समथिंग न्यू एवरी डे इफ यू लिसन। तो चलिए सुनते हैं, सीखते हैं आज कुछ नया, सो दैट हम लोग का नॉलेज और बढ़े। So let's start today's session. हम लोग का टॉपिक था कॉस्ट शीट। कॉस्ट शीट, देखो कॉस्ट शीट में कुछ टर्म्स इंपॉर्टेंट है। सबसे पहला टर्म जो इंपॉर्टेंट होता है वो होता है प्राइम कॉस्ट। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म होता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद होता है नेट वर्क्स कॉस्ट। उसके बाद होता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। और उसके बाद इंपॉर्टेंट टर्म है कॉस्ट ऑफ सेल्स। अगर इन 6 टर्म्स का आपको मीनिंग पता है तो आपको फॉर्मेट याद करना ही नहीं पड़ेगा कभी भी। जैसे अगर आप ध्यान देंगे, प्राइम कॉस्ट का मतलब क्या होता है? डायरेक्ट कॉस्ट होता है। तो डायरेक्ट कॉस्ट में क्या आता है? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट और डायरेक्ट एक्सपेंस। तो फॉर्मेट में क्या होगा? डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में ऐड करेंगे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट को, डायरेक्ट लेबर कॉस्ट में ऐड करेंगे डायरेक्ट एक्सपेंसेस को, तो क्या आ जाएगा? प्राइम कॉस्ट आ जाएगा। फिर आता है ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या है? सो ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब, वर्क्स कॉस्ट बोलो या फैक्ट्री कॉस्ट बोलो, तो फैक्ट्री कॉस्ट का मतलब क्या है? जो फैक्ट्री में खर्चा हुआ है। ग्रॉस फैक्ट्री कॉस्ट, ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट का मतलब है इस साल फैक्ट्री में टोटल खर्चा में कितना किए। ना वी नो कि फैक्ट्री में डायरेक्ट खर्चा भी होता है, इनडायरेक्ट भी होता है। तो डायरेक्ट खर्चा तो ले लिए, इनडायरेक्ट खर्चा जो फैक्ट्री में होता है उसको क्या बुलाते हैं? फैक्ट्री ओवरहेड्स। मतलब प्राइम कॉस्ट में अगर फैक्ट्री ओवरहेड्स बोलो या मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड्स बोलो या प्रोडक्शन ओवरहेड्स बोलो या वर्क्स ओवरहेड बोलो, इसको अगर ऐड करेंगे तो क्या आएगा? ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट आएगा। नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब क्या है? नेट वर्क्स कॉस्ट मतलब फैक्ट्री खर्चा, लेकिन इसमें हम लोग क्या ले रहे हैं? जितना सामान बन गया है इस बार, जितना सामान बन गया है फैक्ट्री में, उसमें टोटल खर्चा फैक्ट्री में कितना हुआ है ना। ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में क्या था? फैक्ट्री में कितना खर्चा लगा इस साल टोटल में। अब हो सकता है मैंने खर्चा 10 लाख किया है, लेकिन इसमें से 50,000 का खर्चा जो किया है ना वो पूरा कंप्लीट ही नहीं हुआ। और नेट वर्क्स कॉस्ट का मतलब है जितना कंप्लीट हुआ है उसका फैक्ट्री में खर्चा कितना लगा है। तो 10 लाख में 50,000 का नहीं बना है, तो जो कंप्लीट हुआ है उसका खर्चा फैक्ट्री में कितना लगा है? 9,50,000 लगा है। तो ये हम लोग क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी है। इसका मतलब ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट में ऐड करेंगे ओपनिंग डब्ल्यूआईपी और लेस करेंगे क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी, तो क्या आ जाएगा? नेट वर्क्स कॉस्ट। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब जो गुड्स बन गया है उसका टोटल प्रोडक्शन कॉस्ट। नाउ आप बोलेंगे सर फैक्ट्री कॉस्ट, प्रोडक्शन कॉस्ट में प्रोडक्शन करने का खर्चा, प्रोडक्शन का खर्चा तो फैक्ट्री में ही होगा, तो डिफरेंस क्या है? हम बोले नहीं, प्रोडक्शन का कुछ खर्चा हो सकता है फैक्ट्री के बाहर भी लगता होगा, उसको हम लोग ऐड करेंगे तब क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन आएगा। जैसे हमने 4 टर्म्स यूज किए थे। पहला टर्म क्या था बताओ? क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट, क्वालिटी कंट्रोल कॉस्ट। दूसरा क्या था बताओ? प्राइमरी पैकेजिंग। तीसरा क्या था? एडमिन ओवरहेड रिलेटेड टू प्रोडक्शन। और चौथा क्या था बताओ? R&D, रिसर्च एंड डेवलपमेंट कॉस्ट। तो ये 4 खर्चा है जो हो सकता है फैक्ट्री के बाहर लग रहा हो, इसलिए इसको भी हम लोग ऐड करना है, बिकॉज ऑल दीज आर रिलेटेड टू प्रोडक्शन, राइट। लेकिन हाँ, अगर कोई स्क्रैप रियलाइज हो रहा है, उससे खर्चा मेरा कम भी होगा तो माइनस भी करेंगे स्क्रैप रियलाइजेशन को, तब जाके क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन। ना कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन और कॉस्ट ऑफ गुड्स में डिफरेंस क्या है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन मतलब है जो प्रोड्यूस किए हैं उसका खर्चा कितना है, और कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड मतलब जो बेचे हैं उसका कॉस्ट। तो इसका मतलब हम जितना प्रोड्यूस करें कोई जरूरी नहीं उतना ही सेल करेंगे, हो सकता है उससे हम कम सेल कर रहे हैं, तो कम सेल कर रहे हैं, जितना सेल नहीं कर रहे वो मेरा क्लोजिंग स्टॉक हो गया। इसलिए कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में अगर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स और लेस करेंगे क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तो क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। राजा बेटा बताओ, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस है बच्चों? बताएंगे फटाफट। कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड और कॉस्ट ऑफ सेल्स में क्या डिफरेंस है? तो डिफरेंस ये है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का मतलब है जो गुड्स बेचे हैं उसका प्रोडक्शन कॉस्ट, और कॉस्ट ऑफ सेल्स का मतलब है जो गुड्स बेचे हैं उसके पीछे टोटल कॉस्ट। तो अभी दो डिपार्टमेंट में खर्चा बचा हुआ है, एक ऑफिस का खर्चा और एक सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन डिपार्टमेंट का खर्चा। तो इस कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड में ऐड करेंगे सेलिंग एंड डिस्ट्रीब्यूशन ओवरहेड और ऑफिस एंड एडमिनिस्ट्रेशन ओवरहेड, तब क्या आएगा? कॉस्ट ऑफ सेल्स। और कॉस्ट ऑफ सेल्स में अगर प्रॉफिट को ऐड करेंगे तो क्या आएगा? सेल्स आएगा।
यस और नो? यही फॉर्मेट था कॉस्ट शीट का, सबको एग्री करते हैं पक्का 100%? ओके, तो यही फॉर्मेट था अपना कॉस्ट शीट का जो लास्ट बात की था। हाँ, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को लेकर खाली ध्यान रखने का था एडिशनल चीज कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम लोग निकालते कैसे हैं, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट निकालते कैसे हैं, जो हम लोग फाउंडेशन लेवल में भी, आप लोगों को याद होगा फाउंडेशन लेवल में भी हम लोग बात किए हुए रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलो या रॉ मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो, बात एक ही होता है, which is opening stock of raw material plus purchases of raw material minus closing stock. Obviously परचेज करने के कारण जो भी खर्चा होगा वो भी साथ में ऐड होगा, जैसे कि फ्रेट हो गया, ट्रांजिट इंश्योरेंस वगैरह खर्चा हो गया, ब्रोकरेज हो गया, ठीक है ना, तो ये सारे खर्चे भी परचेज कॉस्ट में ऐड हो जाएगा। यस और नो? यस और नो एवरीवन? यस। तो हम लोग अब स्टार्ट करते हैं। हम लोग लास्ट डे एग्जांपल्स देख रहे थे, तो हम लोग और अभी एग्जांपल्स देखेंगे। वी विल सी मोर एग्जांपल्स इन टुडेज सेशन, राइट? तो लेट्स सी मोर एग्जांपल्स नाउ, राइट? तो राजा बेटा जो आ जाओ फटाफट। तो राजा जी कितना एग्जाम्पल किए थे हम लोग लास्ट डे? ये पहला एग्जाम्पल कर लिए थे, फिर दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया था, दूसरा एग्जाम्पल भी हो गया था। अब आते हैं तीसरे एग्जाम्पल की तरफ, तीसरे एग्जाम्पल की तरफ आ जाते हैं। हाँ एकदम सर, आइए थर्ड एग्जाम्पल ये रहा। सबको समझेंगे क्वेश्चन को बहुत अच्छे से। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स। मेरे एक हैबिट होता, तरीका होता पढ़ाने का, मैं क्या करता हूं, मैं एमसीक्यू क्वेश्चंस के थ्रू क्या करता हूं, कॉन्सेप्ट्स को, एग्जांपल्स को डिस्कस करता हूं। इससे क्या होगा, आप एक तो एमसीक्यू 30 मार्क्स का है ही, उसका प्रैक्टिस हो रहा है, दूसरा आपका कॉन्सेप्ट और स्ट्रांग हो जाएगा, राइट? और फिर हम बड़े क्वेश्चंस को करेंगे, जो अपना डिस्क्रिप्टिव क्वेश्चंस भी आएगा वो भी करेंगे। द प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाज 80। ठीक से पढ़ो क्या लिखा हुआ है। द प्रोडक्शन कॉस्ट इंकर्ड फॉर 1 यूनिट ऑफ फिनिश्ड गुड्स वाज 80। तो प्रोडक्शन कॉस्ट एक यूनिट का दिया हुआ है, मतलब हमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन तो दिया हुआ है, लेकिन वो पर यूनिट का दिया हुआ है। कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन पर यूनिट दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 80 दिया हुआ। डायरेक्ट मटेरियल वेयर 1/4 ऑफ टोटल कॉस्ट। डायरेक्ट मटेरियल कितना है? 1/4 है टोटल कॉस्ट का ना। टोटल कॉस्ट प्रोडक्शन कॉस्ट कितना? 80 है ना, तो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, इससे डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट भी पर यूनिट मिल जाएगा कि 1/4 है टोटल कॉस्ट का, तो 1/4 ऑफ 80 कितना हो जाएगा? 20 हो जाएगा। फिर क्या लिखा हुआ है? डायरेक्ट लेबर वाज 45% ऑफ द कंबाइंड टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। अब यहां पे लैंग्वेज थोड़ा सा गड़बड़ हम लोग को लग रहा है। द कॉस्ट फॉर डायरेक्ट मटेरियल, डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड विल बी। अच्छा ठीक है, तो देखो पहला बात तो हम इतना समझ गए, और कोई क्वेश्चन में कुछ और इन्फॉर्मेशन नहीं है। मतलब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में यहां पर तीन ही चीज है, एक है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, और एक क्या है? फैक्ट्री ओवरहेड। बस इस तीन के अलावा और कोई खर्चा है ही नहीं। अच्छा, इस सब में यूनिट्स का कोई इन्फॉर्मेशन नहीं, तो टोटल में तो कॉस्ट निकलेगा नहीं, पर यूनिट ही निकलेगा, है कि नहीं? अच्छा, इस सब में यही तीन खर्चा दिया हुआ है, और तो कोई खर्चा ही नहीं है, और टोटल कॉस्ट कितना? 80 रुपये दिया हुआ है, जिसमें से डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट हम निकाल चुके 20 रुपये। नाउ अभी लैंग्वेज पढ़ो। डायरेक्ट लेबर कितना है? डायरेक्ट लेबर कितना है? 45% है किसका? ऑफ द कंबाइंड टोटल ऑफ डायरेक्ट लेबर एंड फैक्ट्री ओवरहेड। मतलब डायरेक्ट लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड का जो कंबाइंड टोटल है, उसका 45% क्या है? लेबर कॉस्ट है। अगर हम ये मान लें कि इन दोनों का टोटल क्या है, इन दोनों का टोटल क्या है? अच्छा एक बात बताओ, अब इन दोनों का टोटल कितना होगा? अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट 20 है, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड निकाल लेंगे हम लोग। तो यहां से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट प्लस फैक्ट्री ओवरहेड कितना आ जाएगा? 60 आ जाएगा ना। 80 माइनस 20 60 हो जाएगा। और क्वेश्चन बोल रहा है डायरेक्ट लेबर कितना है? 45% है लेबर और फैक्ट्री ओवरहेड के टोटल का। तो यहां से डायरेक्ट लेबर कॉस्ट पर यूनिट कितना हो जाएगा? 45% ऑफ इन दोनों का टोटल कितना है? 60 है। तो 60 का 45% कितना? 60 का 45% कितना? 27 आ रहा है। 60 का 45% कितना? 27। टोटल अगर 80 है तो इससे फैक्ट्री ओवरहेड भी निकल जाएगा। टोटल अगर 80, 20 और 27 कितना हुआ? 47। तो ऑब्वियसली फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया? 33। फैक्ट्री ओवरहेड कितना हो गया? 33। इसका मतलब डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट कितना हुआ? 20, लेबर कॉस्ट कितना हुआ? 27, और फैक्ट्री ओवरहेड 33। तो ऑप्शन नंबर कौन सा होगा? ए होगा। ऑप्शन नंबर कौन सा हो जाएगा? ए। यस और नो एवरीवन?
सबको एग्री कर रहे हैं? चलिए अगले क्वेश्चन की तरफ आइए बच्चों, हम लोग चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अगले क्वेश्चन की तरफ चलते हैं। तो बेटा जी आइए अगले क्वेश्चन की तरफ फटाफट। ये रहा अगला क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? A company has produced 40,000 units of product A। एक कंपनी कितना प्रोड्यूस किया है? 40,000 यूनिट्स प्रोड्यूस किया है प्रोडक्ट ए का, एंड 1,20,000 यूनिट्स ऑफ प्रोडक्ट बी। तो इसका मतलब क्या समझ आया? ए कितना बना है? ए बना है 40,000 और बी कितना बना है? 1,20,000। यस और नो? डायरेक्ट वेजेस कितना बोल रहा है? 60% ऑफ दोज ऑफ प्रोडक्ट ए। अच्छा, तो डायरेक्ट वेजेस का बात कर रहा है, डायरेक्ट वेजेस के बारे में बोल रहा है। बोले डायरेक्ट वेजेस फॉर प्रोडक्ट बी वेयर 60% ऑफ दोज फॉर प्रोडक्ट ए। वो 60% है किसका? जो जितना प्रोडक्ट ए का है, प्रोडक्ट ए। तो इसका मतलब प्रोडक्ट ए का वेजेस अगर एक्स है तो प्रोडक्ट बी के लिए क्या बोला? डायरेक्ट वेजेस प्रोडक्ट बी वेयर 60% ऑफ ए। तो ए का अगर एक्स है तो बी का कितना हो गया? 0.6x। ए का अगर एक्स है तो बी का कितना हो गया? 0.6x। नाउ अब एक क्वेश्चन तुम्हारे मन में आएगा कि सर एक बात बताइए, यहां ये जो वेजेस का बोल रहा है ये ओवरऑल का बात कर रहा है या फिर ये पर यूनिट का बात कर रहा है? तो हमेशा ध्यान रखना, अगर कोई क्लैरिटी नहीं है, अगर कोई क्लैरिटी नहीं है तो जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट होंगे, चाहे वो डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का बात करें, चाहे डायरेक्ट लेबर कॉस्ट का बात करें, डायरेक्ट एक्सपेंस का बात करें, अगर क्लैरिटी नहीं है तो हम लोग यही मानेंगे कि वो पर यूनिट दिया हुआ है। वो क्या दिया हुआ है? पर यूनिट। अगर क्लैरिटी नहीं हुआ तो समझ आ रहा है? अगर अमाउंट ही प्रॉपरली लिख देता तो कोई दिक्कत ही नहीं था। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? इसका मतलब यहां पर हम क्या मानेंगे कि ये क्या दिया हुआ है? ये क्या दिया हुआ है? ये पर यूनिट दिया हुआ है और नंबर ऑफ यूनिट्स तुमको पता ही है, और ओवरऑल लेबर कॉस्ट दिया हुआ है। तो टोटल डायरेक्ट वेजेस, ये टोटल लेबर कॉस्ट कैसे निकलेगा? 40,000 इंटू एक्स इज 40,000 एक्स, और 1,20,000 इंटू 0.6x कितना होता है? 72,000 एक्स होता है। और ओवरऑल दिया, दोनों का ऐड कर लो, कितना आ रहा है? 1,12,000 एक्स, एंड दैट इज इक्वल टू हाउ मच? 4,48,000। दैट मीन्स 1,12,000 एक्स इक्वल टू 4,48,000। यहां से x का वैल्यू कितना आ रहा है? 4 आ रहा है। ठीक है ना? क्वेश्चन क्या बोला है? हाउ मच इज द लेबर कॉस्ट पर यूनिट ऑफ प्रोडक्ट ए। तो प्रोडक्ट ए का पर यूनिट तुम कितना माना था? x माना था, और x का वैल्यू कितना आया? 4 आया। x का वैल्यू कितना आया है? 4 आया। समझ में आया कि नहीं आया? यस और नो? अकॉर्डिंगली आंसर क्या हो गया? 4 हो गया। तो वापस क्वेश्चन को देखो क्या लिखा हुआ है। कंपनी क्या बोला कि ए कितना प्रोड्यूस किया? 40,000, और बी कितना? 1,20,000, और बी का वेजेस कितना है? 0.6, 60% है ए का। तो ए का अगर एक्स है तो बी का 0.6x। बट यहां क्लैरिटी नहीं था, ये जो डायरेक्ट वेजेस का बात कर रहा है ये पर यूनिट का बात कर रहा है, ये ओवरऑल बात कर रहा है, या फिर ओवरऑल बात कर रहा है? तो हम लोग समझ में आया ये पर यूनिट ही बात कर रहा है। ये बात क्या कर रहा है? पर यूनिट। देखो एक और कारण है समझने का क्यों ये पर यूनिट है। अब ऑब्वियस बात है, बी का नंबर ऑफ यूनिट्स अगर 3 गुना है तो ओवरऑल कॉस्ट, लेबर कॉस्ट तो बी का ही ज्यादा होना चाहिए टेक्निकली, क्योंकि बी का नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है? 3 गुना है कि नहीं? जबकि बी का बोला 60% ही है, तो ऑब्वियसली वो पर यूनिट का बात कर रहा है। ठीक है ना? और ऐसे में मैंने बता दिया जितने भी डायरेक्ट कॉस्ट है कुछ नहीं बोलेगा तो हमेशा वो पर यूनिट बेसिस में ही दिया हुआ है। तो ए का अगर पर यूनिट लेबर कॉस्ट एक्स है तो बी का 60% है, मतलब 0.6x। और ओवरऑल लेबर कॉस्ट में टोटल में बात कर रहा है, तो टोटल कैसे निकालेंगे? अगर लेबर कॉस्ट पर यूनिट पता है इंटू नंबर ऑफ यूनिट्स करेंगे, 40,000 एक्स और ये 72,000 एक्स, तो मिलाकर आ गया 1,12,000 एक्स। ठीक है ना? और एक टोटल है 4,40,000, तो 1,12,000 एक्स इक्वल टू 4,48,000, तो एक्स का वैल्यू आ गया 4। और एक्स किसका लिए थे? ए का ही तो लिए थे, तो आंसर सी हो गया, ए का ही पूछा था। ठीक है ना? इज इट ओके? चलिए अगले एग्जाम्पल, बच्चे लोग आ जाइए अगले एग्जाम्पल की तरफ, अगले एग्जाम्पल की तरफ चलते हैं।
अगला एग्जाम्पल क्या है अपने सामने, वेजेस फॉर 8,000 यूनिट्स कितना दिया हुआ, 1,20,000। 8,000 यूनिट का वेजेस कितना दिया हुआ है, 1,20,000। 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड एंड सोल्ड एज स्क्रैप। तो बनाया कितने थे हम लोग, 8,000, जिसमें से क्या हुआ 10% क्या कर दिए हम लोग, रिजेक्ट कर दिए। 10% रिजेक्ट किए, 10% का मतलब क्या हुआ, 800 रिजेक्ट कर दिए। 800 क्या किए, रिजेक्ट किए, और उसको स्क्रैप के तौर पे हम लोग क्या कर चुके हैं, बेच चुके हैं। उसको स्क्रैप के तौर पे बेच चुके हैं। मतलब वेजेस फॉर 8,000 यूनिट्स कितना दिया, 1,20,000 दिया हुआ है। 10% ऑफ द आउटपुट वॉज रिजेक्टेड। 8,000 यूनिट था, जिसपे खर्चा कितना किए, 1,20,000, जिसमें से 10% हम क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए। इसमें से 800 क्या कर दिए, रिजेक्ट कर दिए, तो बचा कितना, 7,200। 10% क्या किए, रिजेक्ट कर दिए ना, तो बचा कितना, 7,200। फिर क्या बोल रहा है, 10% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वॉज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो फिनिश, अगर हम 8,000 में से 800 अगर रिजेक्ट कर दिए, तो फिनिश प्रोडक्ट कितना बना। अगर हम एक समझो बात को, 10% को रिजेक्ट करके हम सेल भी कर दिए स्क्रैप के तौर पे, फिर बोल रहा है 10% ऑफ द फिनिश प्रोडक्ट वाज फाउंड टू बी डिफेक्टिव। तो ट्राई टू अंडरस्टैंड, तो इसका मतलब फिनिश प्रोडक्ट कितना बना है, 7,200 बना है, और उसका 10% बोल रहे डिफेक्टिव है। तो डिफेक्टिव ये हो गया, डिफेक्टिव का बात कर रहे हैं, डिफेक्टिव कितना है, इसका 10%, मैं 720। कुछ समझ में आ रहा है, 10% किसका बोला, फिनिश प्रोडक्ट का। अरे जो स्क्रैप के तौर पर बेच ही दिए हैं, जो बर्बादी हो गया है, वो तो फिनिश प्रोडक्ट बना ही नहीं है कि नहीं। तो डिफेक्टिव कितना हुआ, 7,200 का 10%, 720। एंड द डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स, जो डिफेक्टिव प्रोडक्ट्स है, वेर रेक्टिफाइड एट एन एडिशनल एक्सपेंडिचर। तो जो डिफेक्टिव 720 था, उसको हम एडिशनल खर्चा करके रेक्टिफाई कर रहे हैं, विच इज इक्विवेलेंट टू 20% ऑफ प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। जो कि कितना खर्चा किए, 20% ऑफ द प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस। प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस मतलब कि भाई 8,000 यूनिट का वेजेस कितना था, 1,20,000 है, तो 720 के लिए निकालना है। तो कैसे निकालेंगे कि सर 1,20,000 खर्चा है 8,000 यूनिट के लिए। कितना यूनिट्स के लिए, 8,000 यूनिट्स के लिए खर्चा कितना है, 120 है, मतलब रेट 15 रुपया करके हो गया। और क्वेश्चन बोल रहा है हम कितना खर्चा किए, 20% ही किए हैं, 20% ही खर्चा किए, मतलब 15 का 20% कितना हुआ, 3 रुपया। तो 720 में 3 रुपए के हिसाब से कितना आ गया, 720 इंटू 3 कितना हो, 2160। इसका मतलब रेक्टिफाई करने का खर्चा कितना हो गया, 2160। वापस हम बात करते हैं, 8,000 यूनिट का वेजेस दिया हुआ था, 10% तो रिजेक्ट ही कर दी, और रिजेक्ट करके स्क्रैप के तौर पर बेच दिए, रिजेक्ट करके स्क्रैप के तौर पर बेच दी, तो 800 को तो बर्बाद हो गया। तो बना कितना, 7,200। और बोला जितना फिनिश प्रोडक्ट है उसका 10% क्या डिफेक्टिव है, तो 7,200 में 10% कितना हुआ, 720। तो 720 तो क्या है, डिफेक्टिव है। 720 क्या है, डिफेक्टिव है। और उस डिफेक्टिव के लिए क्या बोल रहा है, उसके लिए एडिशनल खर्चा हम कितना किए, प्रोपोर्शनेट डायरेक्ट वेजेस का 20%, मतलब 720 यूनिट का जितना वेजेस होता उसका 20% बोल रहा है। तो 720 का वेजेस कैसे निकालते, कि भाई 1,20,000 कॉस्ट कितना का है, 8,000 का है, तो 720 के लिए कितना, उससे क्या होता, प्रोपोर्शनेट आता, और इसका 20%, इसका 20% कैलकुलेट करो, तो 1,20,000 बाई 8,000 कितना, 15, 15 का 20% कितना हुआ, 3 इंटू 720 कितना होता है, 2160, 2160। तो आंसर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा, आंसर हो जाएगा सी। सभी को समझ में आया क्या, क्या ये कैलकुलेशन 100% क्लियर है, यस और नो, कंफर्म करेंगे। बच्चा पार्टी बताओ फटाफट फटाफट, इज इट क्लियर, चले आगे। ओके, तो यही वही दिया वहां पर 2160 दिया हुआ भी है, ठीक है। नाउ अगला एग्जाम्पल देखो, अगला एग्जाम्पल क्वेश्चन क्या बोल रहा है, द कंपनी इंकर्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट। आई थिंक आप ये टर्म पहले भी सुने हुए होंगे,
आप जानते हैं इकोनॉमिक्स में सुने होंगे, एक टर्म होता है वेरिएबल कॉस्ट, एक टर्म होता है फिक्स्ड कॉस्ट, और एक टर्म होता है सेमी वेरिएबल कॉस्ट। तो राजा बेटा लोग बताओ, आप लोग वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या होता है? व्हाट इज वेरिएबल कॉस्ट? ये तो पढ़े इकोनॉमिक्स में। तो वेरिएबल कॉस्ट क्या होता है? ऑब्वियसली सबको जानते हैं हम लोग, वेरिएबल कॉस्ट का मतलब वो कॉस्ट जो प्रोपोर्शनेटली चेंज होता है आउटपुट के साथ, मतलब जो आउटपुट के साथ चेंज होता रहता है जो कॉस्ट, वो क्या हो गया? वेरिएबल कॉस्ट। और फिक्स्ड कॉस्ट का मतलब जो चेंज नहीं होता आउटपुट के साथ, इट रिमेन्स कांस्टेंट, है कि नहीं? और सेमी वेरिएबल कॉस्ट का मतलब क्या हो गया? जिसमें कुछ खर्चा क्या है? फिक्स्ड है, और कुछ पोर्शन क्या है? वेरिएबल भी है। जैसे हम लोग के घर में जो इलेक्ट्रिसिटी बिल आता है, तुम एक काम करना, किसी एक महीने में ना कोई मतलब घर में एक महीना के लिए कहीं चल जाओ, तब भी इलेक्ट्रिसिटी बिल 100-200 रुपए का आएगा। क्योंकि इलेक्ट्रिसिटी कंपनी जो होते हैं, जैसे कैलकाटा में वी हैव सीएससी, वेस्ट बंगाल में सीएससी होता है, तो सीएससी वाले क्या करते हैं, घर में लाइट नहीं भी चलेगा तब भी बिल आएगा 100-200 रुपए का। एक फिक्स्ड पोर्शन चार्ज करते ही करते, हाँ, और ऊपर से जितना भी इलेक्ट्रिसिटी कंज्यूम करेंगे उसके ऊपर क्या करेंगे? और चार्ज करेंगे। इसलिए जो इलेक्ट्रिसिटी का बिल आता है उसमें कुछ पोर्शन क्या होता है? फिक्स्ड भी होता है, और कुछ पोर्शन क्या होता है? वेरिएबल भी होता है। वैसे खर्चे को क्या बोलते हैं? सेमी वेरिएबल कॉस्ट। हम लोग इसके बारे में डिटेल्स में, मतलब फर्दर चैप्टर्स में पढ़ेंगे भी, जहां पे तुमको और समझाएंगे रिगार्डिंग सेमी वेरिएबल। बट एक बार के लिए शायद आपको समझ में आ चुका होगा कि सेमी वेरिएबल कॉस्ट किसको बोलते हैं। क्वेश्चन क्या बोल रहा है? द कंपनी इंकर्स सेमी वेरिएबल कॉस्ट ऑफ ₹5 लाख पर एनम एट 50% कैपेसिटी। 50% कैपेसिटी का मतलब क्या होता है सर? व्हाट इज द मीनिंग ऑफ 50% कैपेसिटी? 50% कैपेसिटी का मतलब है कि कंपनी का जितना यूनिट्स बनाने का कैपेसिटी है, अगर वो उसका 50% भी बनाता है तो इतना खर्चा है। मतलब 50% कैपेसिटी पर 50% कैपेसिटी पर खर्चा कितना बोल रहा है? 5 लाख। फिर क्या लिख रहा है? इट विल इंकर एडिशनल 1 लाख फॉर एवरी 15% इंक्रीज इन कैपेसिटी और देयर ऑफ। लैंग्वेज दोबारा पढ़ेंगे। इट विल इंकर एडिशनल 1 लाख फॉर एवरी 15% इंक्रीज इन कैपेसिटी और देयर ऑफ। इसका मतलब बोला हर 15% इंक्रीज इन कैपेसिटी पर, हर 15% इंक्रीज इन कैपेसिटी पर एडिशनल खर्चा कितने का होगा? 1 लाख का होगा। हर 15% कैपेसिटी के बढ़ने पर खर्चा कितना होगा? 1 लाख होगा। मतलब हर 15% इंक्रीज होगा, मतलब जैसे 50 है, इसके 15% कैपेसिटी इंक्रीज होगा, मतलब 65% में अगर पहुंचेंगे तो 65% में 1 लाख क्या होगा? एडिशनल खर्चा होगा, तो 6 लाख हो जाएगा। सिमिलरली 80% में 15% और बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा? 80% हो जाएगा, तो कितना और 1 लाख बढ़ जाएगा? 7 लाख। और 15% तो 95% पे कितना? 95% में कितना और 1 लाख बढ़ेगा तो 8 लाख हो जाएगा। फिर अपने जितना कैपेसिटी है उसके और बढ़ेगा, तो ऐसे करके चलेगा। लेकिन एक बात है सर, मेरे मन में क्वेश्चन है, आप बोल रहे हैं हर 15% कैपेसिटी के बढ़ने पर 1 लाख बढ़ रहा है। मान लीजिए अगर हम ऑपरेट लेट्स से 55% कैपेसिटी पे कर रहे हैं, तो 55% कैपेसिटी पे खर्चा कितना होगा? ना अंडरस्टैंड, वहीं पर इंपॉर्टेंस आता है और देयर ऑफ, और देयर ऑफ। तो ये और देयर ऑफ का इंपॉर्टेंस क्या है पता है? और देयर ऑफ का मतलब कि थोड़ा भी अगर इंक्रीज हो, मतलब जैसे 50% कैपेसिटी पे कितना है? 5 लाख है। हम क्या बोले? फॉर एवरी 15% क्या है? 6 लाख है। मतलब 50% के बियॉन्ड अगर थोड़ा भी इंक्रीज हुआ तो 6 लाख हो जाएगा। मतलब एक्चुअली ये 6 लाख 65% के लिए नहीं है, ये 6 लाख 51% से स्टार्ट हो जा रहा है 65% तक। और देयर ऑफ, और पार्ट देयर ऑफ, इसका मतलब ही होता है थोड़ा भी अगर इंक्रीज 50% से होता है तो 15% तक कितना है? 6 लाख होगा। ठीक है ना? फिर 65% से नेक्स्ट किसका बात कर रहे हैं? अगर नेक्स्ट 15% के लिए कितना और 1 लाख बढ़ेगा, तो नेक्स्ट 50 मतलब 80% तक फ्रॉम 66%। फिर थोड़ा भी अगर बढ़ेगा मतलब 81% से लेकर 95% तक मेरा खर्चा कितना रहेगा? 8 लाख रहेगा। मतलब एक चीज अगर तुम समझेगा ना, इसका ग्राफ कैसे होगा पता है? मान लो यहां पर कैपेसिटी है और यहां पर कॉस्ट है,
तो मान लो ये रहा 50%, ये रहा 65%, ये रहा 80%, ये रहा 95%, ऐसे चल रहा है। तो 50 और ये मान लो ये रहा 5 लाख, तो ये है 6 लाख, ये है 7 लाख, ये है 8 लाख। तो बोलना चाह रहा है 50% तक कितना, 50% पे कितना है, 5 लाख। फिर अगर इसे थोड़ा भी बढ़ा तो ये 6 लाख हो जाएगा 65% तक। समझ आ रहा है? 65% तक क्या चल रहा है, 6 लाख ही चलेगा। फिर वापस 60 में थोड़ा बढ़ेगा तो कितना हो जाएगा, 7 लाख हो जाएगा। कहां तक, 80% तक। तो 80% से अगर थोड़ा भी बढ़ा तो ये 8 लाख हो जाए। कहां तक, 95% तक। और फिर 95% से थोड़ा भी बढ़ा तो वो 9 लाख हो जाए। कहां तक, 95 प्लस 15 110% तक। इसको शायद अब इकोनॉमिक्स में बोलते थे स्टेप कॉस्ट, बोलते थे स्टेप लैडर कॉस्ट बोलते थे। याद आ रहा कुछ, स्टेप वेरिएबल कॉस्ट या स्टेप कॉस्ट या स्टेप लैडर कॉस्ट, इस नाम से बोलते थे। इसका ग्राफ इस तरह से हो जाएगा। तो और पार्ट देयरऑफ का मतलब क्या हुआ कि 50 से अगर थोड़ा भी बढ़ा तो 1 लाख एडिशनल कॉस्ट हो जाएगा। समझ आया, यस और नो? तो क्वेश्चन क्या पूछ रहा है, हाउ मच विल बी द सेमी वेरिएबल कॉस्ट फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स, फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स if the company operated at 90% कैपेसिटी। 90% का पूछ रहा है। देखो ये 80 था, ये 95 था, तो 90% मतलब यहां का पूछ रहा है। तो 90% पे कितना, ये वाला है। मतलब 80 और 95 के बीच में जो होगा वही होगा। 80 और 95 के बीच में कितना था, 80 95 पे 8 लाख। लेकिन एग्जाम में क्या होगा, तुम 8 लाख देखेगा और 8 लाख दिया हुआ तो मार्क कर देगा, तुम्हारा आंसर गलत हो जाएगा। क्यों? तुम ध्यान दो, ये 5 लाख रुपया क्या था, पर एनम था। और फिर एडिशनल जो बात कर रहा है वो ऑब्वियसली जब ये खर्चा पर एनम है तो ये भी क्या है, पर एनम ही है। मतलब ये 8 लाख जो खर्चा आया एट 90%, दिस इज फॉर अ ईयर। और क्वेश्चन फॉर द फर्स्ट 3 मंथ्स पूछ रहे हैं। वेरी इंपॉर्टेंट, फॉर फर्स्ट 3 मंथ्स। तो इसका मतलब ये 8 लाख अगर 1 साल का और 3 महीने का चाहिए तो क्या करना होगा, 8 लाख इंटू 3/12, दैट कम्स 2 लाख, और आंसर सी हो जाएगा। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, यहां पर गलती हो सकता है। क्वेश्चन ध्यान देना, क्वेश्चन बोल रहा है 50% कैपेसिटी पे कितना है, 5 लाख। और फिर क्या होगा, हर 15% इंक्रीज। और पार्ट देयरऑफ, पार्ट देयरऑफ का मतलब क्या हुआ, उसे थोड़ा भी अगर इंक्रीज हुआ तो खर्चा 1 लाख से बढ़ जाएगा। ठीक है। और तुमको पूछना 90% बताओ, तो 65 तक 6 लाख, 80 तक 7 लाख, और 95 तक 8 लाख है। तो 90 भी 8 लाख हुआ ना, बट 8 लाख 1 साल का हुआ और तुमसे फर्स्ट 3 मंथ्स का पूछा है, तो 3 महीने का कितना होगा, 2 लाख ही होगा। 3 महीने का कितना होगा, 2 लाख ही होगा। यस और नो? सभी को क्लियर है क्या ये बात? वेरी इंपॉर्टेंट। तो स्टेप कॉस्ट ग्राफ समझ में आया? सर इसका कोई रियल लाइफ एग्जांपल देखो, रियल लाइफ एग्जांपल है। जैसे मान लो मैंने ऐसा ये हाइपोथेटिकल एग्जांपल है, ऐसा होने वाला नहीं है। मैंने डिसाइड किया मेरे जितने भी राजा बेटा लोग हैं उन लोग को मैं क्या करूंगा, मैं पिकनिक में लेके जाऊंगा। अब ऐसा ये एग्जाम्पल है। अब कुछ लोग बोलेंगे सर कब लेके जा रहे हैं, अरे हाइपोथेटिकल है, ठीक है ना। और उसके लिए मैंने क्या किया, एक बस एजेंसी से बात किया कि भैया बस में लेके जाना है, राइट। बस वाला बोलता है एक बस का सीटिंग कैपेसिटी 50 का है और 50 से बेसी एक बस में नहीं आ सकता, करेक्ट। अब एक चीज सोचो, अब अच्छा एक बस का में से कितना चार्ज करने वाला ट्रांसपोर्ट कंपनी, लेट्स से 10,000 रुपीज। अब चाहे एक बच्चा जाए, 2 बच्चा जाए या 50 बच्चा जाए, मेरा खर्चा कितना होगा, 10,000 ही होगा। 51 बच्चा होते ही 2 बस हो जाएगा और तब खर्चा कितना हो जाएगा, 20,000। अब 51 जाए या 60 जाए या 100 जाए, जितने बच्चा जाए वो 20,000 ही रहेगा। तो समझ में आ रहा है, स्टेप कॉस्ट चलेगा। मतलब यहां पर जो ग्राफ बन जाएगा वो भी स्टेप कॉस्ट जैसा ही बनेगा कि सर आप एक बच्चा को लेके जाइए, 50 तक लेके जाइए, खर्चा 10,000 का ही रहेगा। अगर एक बच्चा ही बढ़े, क्योंकि वो एडिशनल एक आदमी को भी नहीं बैठाने वाला है, एक आदमी बढ़ गया तो खर्चा 20,000 हो जाएगा। कहां तक, 100 बच्चा तक, क्योंकि एक बस की कैपेसिटी 100 का है। 101 हो गया लेकिन खर्चा क्या होगा, बढ़ जाएगा, 150 तक वही रहेगा, 30,000 करके, क्योंकि एक बस का रेंट कितना है, 10,000 करके 3 बस हो जाएगा, 150 मतलब 3 बस चाहिए। तो ये बस का जो फेयर है फॉर द पिकनिक, दिस इज एग्जांपल ऑफ स्टेप कॉस्ट, ये स्टेप वेरिएबल कॉस्ट जिस भी नाम से बुलाते हैं। क्लियर है बात को,
यस और नो? क्या ये क्वेश्चन क्लियर है? बस हाँ, वैसे तो ठीक था, बस ये भी बात इंपॉर्टेंट था यहाँ पर जो फर्स्ट 3 मंथ्स का पूछा है, क्योंकि खर्चा जो निकला, क्योंकि 5 लाख पर एनम था तो ये सारा खर्चा पर एनम है, तो हमको 3 मंथ्स का निकालना था, वो गड़बड़ हो सकता था इस क्वेश्चन में। क्लियर? चलिए कॉपी कर लीजिए इसको, इसको कॉपी कर लेंगे। डू इट फास्ट। डन। नाउ अगले क्वेश्चन की तरफ आ रहे हैं। लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लोथ्स, लेदर शीट्स एंड कॉटन क्लोथ्स are the main inputs, are the main inputs and the मतलब दो चीज चाहिए यहां पर, एक लेदर शीट्स का बात कर रहे, कॉटन क्लोथ्स का बात कर रहे, एंड द एस्टिमेटेड रिक्वायरमेंट पर बैग इज 2 मीटर्स ऑफ लेदर शीट एंड 1 मीटर ऑफ कॉटन क्लोथ। तो बोलना क्या चाह रहा है, एक बैग बनाने के लिए 2 मीटर का लेदर शीट चाहिए होता है और 1 मीटर का कॉटन क्लोथ चाहिए होता है। 2000 मीटर्स ऑफ लेदर शीट्स एंड 1000 मीटर ऑफ कॉटन। अच्छा, मतलब ठीक से लिखा हुआ नहीं है, बोल रहा हम लोग कितना यूज किए, हम लोग 2000 मीटर यूज किए क्या चीज, लेदर शीट्स का, और 1000 मीटर यूज किए क्या चीज का, कॉटन क्लोथ्स का। तो कितना बैग्स बना। अब एक बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, अगर एक बैग बनाने के लिए 2 मीटर चाहिए और टोटल में 2000 मीटर मैंने कंज्यूम किया है, इसका मतलब क्या हुआ, एक बैग के लिए 2 मीटर है तो 2000 मीटर में कितना बनेगा, 2000 बाई 2, कितना आएगा, 1000 बैग्स। अरे एक बैग में अगर 2 मीटर तो 1000 बैग में 2000 मीटर। सिमिलरली एक बैग के लिए 1 मीटर कॉटन क्लोथ, तो 1000 बैग के लिए 1000 मीटर हो गया ना। तो नंबर ऑफ बैग्स कितना बनाए हम लोग, 1000 बैग्स। बहुत ही बेसिक क्वेश्चन हो गया ये तो। नेक्स्ट, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल कितना है। अगला एग्जांपल देखो, ओपनिंग स्टॉक ऑफ रॉ मटेरियल 10,000 यूनिट्स, परचेज कितना किए, 1 लाख। तो 10,000 मीटर था, 1 लाख और परचेज किए, टोटल 1,10,000 हो गया। और क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 20,000 का है। इसका मतलब कितना यूनिट्स मैंने कंज्यूम किया है, मैंने 90,000 यूनिट्स कंज्यूम किया प्रोडक्शन, है कि नहीं। कंज्यूम कितना किया, 90,000 यूनिट्स। क्या मैं सही बोल रहा हूं, 10,000 यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक था, 1 लाख मैंने परचेस किया और क्लोजिंग स्टॉक 20,000 है, तो 1,10,000 मैंने 90,000 मैंने कंज्यूम किया। बट इसमें से रॉ मटेरियल कुछ स्क्रैप हो गया, कुछ बर्बाद हो गया, तो बर्बाद कितना, 5,000। मतलब मेरा प्रोडक्शन कितना होना चाहिए, 85,000 यूनिट्स प्रोडक्शन होना चाहिए, क्योंकि अगर 90,000 में से 5,000 क्या हुआ, स्क्रैप कर दिया ना हम, तो बर्बाद हो गया। कंज्यूम तो 90,000 किए थे, बट उसमें से 5,000 क्या बर्बाद हो गया, तो बना कितना है, 85,000। अच्छा, इसके अलावा ओपनिंग WIP भी दिया हुआ है। अच्छा, ये जो 85,000 बना वो तो उससे बना ना, ओपनिंग रॉ मटेरियल प्लस जितना मेरा रॉ मटेरियल था पहले का, और जो परचेस की उससे जो बनाए। लेकिन लास्ट ईयर का भी कुछ WIP था 2,000 का, और क्लोजिंग WIP भी दिया हुआ, तो ऑब्वियसली आप जानते ही हैं, अगर इसमें ऐड कर लेंगे ओपनिंग WIP लेस क्या कर लेंगे, क्लोजिंग WIP, ऐड करेंगे 2,000 ओपनिंग WIP और लेस करेंगे क्लोजिंग WIP कितना, 4,000, तो मालूम चल जाएगा ना प्रोडक्शन कितने का हुआ है। तो 87 माइनस 4 कितना होता है, 83,000। अरे याद करो ना फॉर्मेट को, फॉर्मेट का याद करो,
ग्रॉस वर्क्स कॉस्ट के बाद अब ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करते, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस करते, वही किए। और ऑल द कॉमन सेंस का बात करें तो ओपन रॉ मटेरियल 10,000 का था, परचेज के 1 लाख का, और क्लोजिंग मतलब 90,000 यूनिट्स इस बार हम बनाने का सोचे, जिसमें से 5,000 बर्बाद हो गए, तो 85,000 मैंने इस साल यूज किया। क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी बचा हुआ है कितने का, 4,000 का, तो 85,000 में से अगर 4,000 बचा हुआ है डब्ल्यूआईपी के फॉर्म पे तो बना कितना उसमें से 81,000, और जो ओपनिंग डब्ल्यूआईपी है वो तो बनाए ही होंगे 2,000 का, तो 81 + 2 कितना होता है 83,000। और वैसे फॉर्मेट वाइज जाओगे तब भी आंसर आ जाएगा कि जो वैल्यू आता है उसमें हम ओपनिंग डब्ल्यूआईपी ऐड करते हैं, क्लोजिंग डब्ल्यूआईपी लेस करते हैं, तभी तो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन वगैरह निकलता है। ठीक है, एकदम इजी था, कोई दिक्कत होना नहीं चाहिए इसमें। नेक्स्ट, अगला एग्जांपल, अ कंपनी हैज मैन्युफैक्चरिंग कैपेसिटी ऑफ 60,000 पर एनम। ऑब्वियसली यूनिट्स का बात, कैपेसिटी हमेशा यूनिट्स के फॉर्म पे होता है। फॉर द फर्स्ट 3 months द कंपनी विल ऑपरेट एट अ कैपेसिटी ऑफ 40%। तो अच्छा, टोटल 100 मतलब टोटल कैपेसिटी 60,000 का है, लेकिन पहला 3 महीने में हम ऑपरेट 40% पे कर रहे हैं, मतलब पहला 3 महीना का प्रोडक्शन कितना किए हैं 24,000, 60,000 का 40%। एंड फॉर द बैलेंस 9 months, फॉर द बैलेंस 9 month ऑपरेट एट कैपेसिटी 80%, मतलब 60,000 इंटू 80% कितना होता है 48,000। नाउ ये गड़बड़ हो जाएगा, कोई अगर इस तरह से किया तो गड़बड़ हो जाएगा। क्यों? क्योंकि 60,000 जो कैपेसिटी है वो 1 साल का है, और ये तुम 3 महीने का निकाल रहे हो, ऐसे 60,000 का 40 थोड़ी कर सकते हैं। समझ में आ रहा है बात को? तो कैसे करेंगे हम? तो 60,000 अगर 1 साल का मेरा कैपेसिटी है तो 1 महीने का कैपेसिटी कितना हो गया 60,000 बाई 12 5,000। 1 महीने का कैपेसिटी कितना हुआ 5,000। इसका मतलब ये आंसर गलत हो गया। समझ आ रहा है क्यों? क्योंकि 60,000 1 साल का और तुम 3 महीने का निकाल रहे हो। यस और नो? तो 60,000 1 साल का और 40% कैपेसिटी है, मतलब 24,000 हो गया 1 साल का, तो 3 महीने का निकालना है, तो 24,000 इंटू 3/12 कितना आएगा 6,000। और रिमेनिंग 9 मंथ से कितना 80% है, तो 60,000 1 साल का 1 महीने का कितना हो गया 5,000। 1 महीने का कितना हो गया 5,000। या फिर तुम इसको ऐसे कर सकता है, इसको कंप्यूट करने का एक और तरीका कि भाई 60,000 1 साल का 1 महीने का कितना 5,000, तो 40% कैपेसिटी है, तो हर महीना प्रोड्यूस कितना करे 5,000 का 40% कितना होता है 2,000। तो 2,000 1 महीने का और 3 महीने का कितना 6,000। सिमिलरली यहां पर 5,000 अगर 1 महीने का 80% पे ऑपरेट कर रहा है, मतलब 1 महीने में कितना बन रहा है 4,000 इंटू 9 कितना हो जाएगा 36,000। पहला 3 महीना में कितना बना रहे 6,000 और अगले 9 महीने कितना बना रहे 36,000। राइट? लेबर कॉस्ट पर यूनिट, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज 5 पर यूनिट, तो लेबर कॉस्ट कितना आएगा यहां से, लेबर कॉस्ट पर यूनिट इज 5,000 और 6,000 यूनिट बनाया, तो यहां पे कितना आ जाएगा 30,000। यहां पे कितना आ जाएगा 30,000, और यहां पे कितना आएगा 36,000 यूनिट्स है 9 मंथ्स का, 36 इंटू 5 1,80,000। ना बहुत जिनको लगेगा कि 30,000 और 1,80,000 कितना 2,10,000, लेकिन वो आंसर नहीं होगा। क्यों? क्योंकि लिखा विद मिनिमम एक्सपेंडिचर ऑफ 12,000 पर मंथ, 12,000 पर मंथ। अब 12,500 पर मंथ ना, ट्राई टू अंडरस्टैंड, अगर मिनिमम खर्चा लेबर कॉस्ट में कितना होना चाहिए 12,500 होना ही चाहिए, तो तुम देखो तो 3 महीने का यहां निकाला था ना, तो 3 महीने का कितना, 3 महीने का कितना 12,500 इंटू 3 कितना आएगा 37,500, 37,500। ठीक है, और यहां पर 12,500 इंटू 9 कितना आ रहा है, 12,500 इंटू 9 कितना आ रहा है, हाँ जी 005 का 4 कैरेट 1,12,500। अच्छा ये मिनिमम था। अब देखो यहां पर मिनिमम कितना 1,12,500, लेकिन हम लोग पेमेंट कितना कर 1,80,000, तो इसमें तो कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन यहां देखो तुम कैलकुलेट कितना किया 30,000, जबकि मिनिमम कितना है 37,500, तो यहां पर लेबर कॉस्ट 30,000 नहीं होगा 37,500 होगा। यस और नो? मिनिमम आपको इतना पेमेंट करना है और आपने पेमेंट कितना कर रहे हैं आप 30,000, तो कम हो गया ना, तो आपको मिनिमम वाला देना ही पड़ेगा। यहां पर मिनिमम 1,12,000, लेकिन आप खुद कितना कर 1,80,000, तो ठीक है कोई दिक्कत नहीं है।
समझ आया? इसीलिए आपका लेबर कॉस्ट क्या होगा 37,500 और 1,80,000 कितना हो गया 2,17,500। 2,17,500 क्या ये समझ में आया? यहां पर मिनिमम दिया हुआ है, इतना ही करना है वो नहीं बोल रहे, मिनिमम इतना करना है। तो 12,500 एक महीने का, तो 9 मंथ से कितना 1,12,500। लेकिन आप पेमेंट कितना कर रहे 1,80,000। कैपेसिटी 60,000 का, एक साल का, एक महीने का 5,000 हो गया। 40% पे पहला 3 महीना है, 5,000 का 40% 2,000, 3 महीने का 6,000। सिमिलरली 80% 5,000 का 80% 4,000 एक महीने का, तो 9 मंथ्स का 36,000 और 5 रुपए रेट है 30,000 और 1,80,000 आ गया। बट मिनिमम 12,500 एक महीने का पर मंथ, तो 3 महीने का 37,500 आ रहा है। जबकि आप पेमेंट कितना कर रहे 30,000, तो 30,000 नहीं करेंगे, आपको 37,500 करना पड़ेगा। तो 37,500 और 1,80,000 मिलकर कितना हो गया 2,17,500। 2,17,500। इज इट ओके एवरीवन? यस और नो? चलिए चलिए राजा बेटा लोग, हम लोग चलते हैं अगले एग्जाम्पल की तरफ। हर एग्जाम्पल में कुछ कुछ आपको नया नया चीज सीखने को मिल रहा है, बट यही सारा चीज आपको काम आएगा बड़े सम्स में जब हम लोग करेंगे। देखो अगला एग्जाम्पल, आ जाओ बच्चा बड़े लोग, आ जाओ अगले एग्जाम्पल की तरफ। डेढ़ एक्सपेंसेस दिया हुआ है कितना 2 लाख, और प्राइम कॉस्ट कितना है 95 लाख। तो आप जानते हैं प्राइम कॉस्ट में 3 चीज आता है, जिसमें डायरेक्ट एक्सपेंस बता दिया 2 लाख है, तो ऑब्वियसली डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा 93 लाख होगा। डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट प्लस डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा 93 लाख। अब डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या बोल रहा है 50% है रॉ मटेरियल कंज्यूम का। अब रॉ मटेरियल कंज्यूम बोलो या फिर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोलो, बात देखिए। तो अगर डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट को हम एक्स मान लें, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना होगा 50% ऑफ रॉ मटेरियल मतलब 0.5x विच इज 93 lakhs। यहां से क्या 1.5x इक्वल टू 93 lakhs। तो x इक्वल टू क्या होगा 93 lakhs डिवाइडेड बाय 1.5। 93 lakhs को डिवाइड करेंगे 1.5 से, 93 lakhs को डिवाइड करेंगे 1.5 से। बच्चा लोग फटाफट करेंगे, 93 lakhs को 1.5 से डिवाइड करो। सर ये कितना आ रहा है, सही आ रहा है 62 lakhs। अच्छा तुमको निकालने क्या बोला डायरेक्ट लेबर कॉस्ट। डायरेक्ट लेबर कॉस्ट कितना था 0.5x था, x आया 62 lakhs, तो डायरेक्ट लेबर कॉस्ट क्या होगा 0.5 इंटू 62 lakhs। तो 0.5 इंटू 62 lakhs कितना होगा 31 lakhs। 0.5 इंटू 62 lakhs कितना होगा 31 lakhs। यस और नो? पक्का? सभी का हो गया? ओके अगले एग्जांपल देखेंगे अब। अ फर्म हैज टारगेट प्रोडक्शन ऑफ 1 लाख यूनिट्स। एक फर्म का टारगेट प्रोडक्शन कितने का है 1 लाख यूनिट्स का है। डिफेक्टिव आउटपुट कितना है 4% ऑफ प्रोडक्शन। अब एक बात समझो, टारगेट प्रोडक्शन अगर 1 लाख है और डिफेक्टिव कितना बनता है प्रोडक्शन का 4%, तो प्रोडक्शन अगर 1 लाख है तो उसका 4% कितना हो जाएगा 4,000। तो 1 लाख में 4,000 अगर डिफेक्टिव है तो सही कितना बना 96,000 बना। सही कितना बना 96,000। और क्लोजिंग स्टॉक भी रखना है कितने का 5,000 का। तो 96,000 अगर सही बना है और उसमें से बोल रहा है 5,000 क्लोजिंग स्टॉक में रहेगा, तो बेचे हम कितना है रिमेनिंग 91,000। रिमेनिंग 91,000। वापस ध्यान देंगे, टारगेट प्रोडक्शन 1 लाख का था, डिफेक्टिव कितना है 4% ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्शन मेरा कितना है 1 लाख, उसका 4% डिफेक्टिव है, तो 4,000 डिफेक्टिव है तो वो तो नहीं बेचेंगे ना, तो बचा 96,000। क्लोजिंग स्टॉक में क्या रखेंगे जो नॉन डिफेक्टिव 96 में 5,000 का क्लोजिंग स्टॉक है, तो बेचे कितना है 91,000। तो ऑप्शन नंबर क्या हो गया सी। ऑप्शन नंबर सी, यस और नो? नेक्स्ट
अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है व्हाट वुड बी द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग इंफॉर्मेशन। व्हाट वुड बी द प्राइम कॉस्ट फ्रॉम द फॉलोइंग। प्राइम कॉस्ट में क्या क्या आता है? एक आता है डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट, एक आता है डायरेक्ट लेबर कॉस्ट, एक आता है डायरेक्ट एक्सपेंस। देखो पहला क्या दिया हुआ है? डायरेक्ट मटेरियल परचेज दिया हुआ है ना। अंडरस्टैंड, डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट का मतलब डायरेक्ट मटेरियल परचेज नहीं होता, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड होता है। और देखो लास्ट में डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम दिया हुआ है, ये तुम्हें कंफ्यूज करने के लिए दिया है, परचेज को नहीं लेते हैं। जो स्टार्टिंग में फर्स्ट क्लास में ही समझा रहे थे कि डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट में जितना परचेज की वो कॉस्ट थोड़ी ना होगा, हो सकता है उसमें से कुछ हम यूज नहीं किए, तो जितना बेनिफिट लिए हैं वही ना मेरा कॉस्ट होगा। इसलिए डायरेक्ट मटेरियल कॉस्ट बोले, डायरेक्ट मटेरियल कंज्यूम्ड बोलो, बात सेम होता है। यहाँ परचेज काम का नहीं है। और डायरेक्ट लेबर दे दिया कितना? 45,000। और डायरेक्ट एक्सपेंसेस कितना दिया? 15,000। सिर्फ मैन्युफैक्चरिंग ओवरहेड मतलब फैक्ट्री, ये तो इनडायरेक्ट हो गया ना। और प्राइम कॉस्ट मतलब डायरेक्ट कॉस्ट होता है, वो भी नहीं आएगा। तो बस इन सबको ऐड करना है। 45, 15, 60 और 67, तो 1,27,500। 1,27,500। ऑप्शन नंबर क्या होगा? बी। ऑप्शन नंबर बी। ऑप्शन नंबर बी। यस और नो? किसी को यहां तक कोई दिक्कत? एनीवन हैविंग एनी डाउट यहां तक? यहां तक किसी को भी कोई भी तरह का डाउट नहीं? पक्का? चलिए आगे। अब हम लोग ना एक नए डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं। एक नए डिस्कशन की तरफ आ रहे हैं, वो है मेथड ऑफ, अब देखिए नया हेडिंग दिख रहा है, मेथड ऑफ वैल्यूएशन ऑफ क्लोजिंग स्टॉक। राजा बटे लोग, आप लोग को याद होगा, आप लोग को ध्यान होगा बच्चा पार्टी कि फाउंडेशन में आपने इन्वेंट्रीज चैप्टर में स्टॉक वैल्यूएशन सीखा था। बहुत सारा मेथड्स था, फीफो था, लीफो था, वेटेड एवरेज था, सिंपल एवरेज था, है कि नहीं? लेकिन ऑब्वियसली AS2 जो है, AS2 वो दो मेथड को अलाउ किया है। एक है फीफो और दूसरा है वेटेड एवरेज। ये आप अकाउंट्स में पढ़े होंगे, है कि नहीं? यही दो अलाउड है और बाकी अलाउड नहीं है एज पर AS2, करेक्ट? तो यहां पर भी क्या हो सकता है, यहाँ पे क्वेश्चंस में क्या होगा, मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होने वाला है, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तुमको दिया हुआ नहीं रहेगा, वो तुमको निकालना है। बाकी सब दिया रहेगा बट क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स तुमको खुद से वैल्यू करना है। हाँ, कोई बहुत इजी क्वेश्चन होगा तो उसमें क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स दे देगा, बट मोस्ट ऑफ द क्वेश्चंस में क्या होगा, क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स नहीं देगा और तुमको उसका वैल्यूएशन करना है। अब वैल्यूएशन या तो फीफो से करेंगे या वेटेड एवरेज से। फीफो, फीफो का मतलब क्या होता है? फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। तो अगर फर्स्ट इन फर्स्ट आउट है, अब मान लो जैसे एग्जांपल यहां पर भी देखो तो समझने की कोशिश करेंगे हम लोग। अच्छा पहले तो ये बताओ फॉर्मेट वाइज क्या होता है? पहले आता है कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन, हम लोग उसमें ऐड करते हैं क्या चीज? ओपनिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स, तब आता है कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। यस और नो? और यही क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स का हम बात करें। बोल रहा कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन यहां दिया हुआ है, कितना दिया हुआ है? कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना दिया हुआ है? 40 लाख। और यूनिट्स प्रोड्यूस कितना हुआ? 10,000। मतलब कहने से कि जो 40 लाख आया, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का मतलब क्या है? जितना यूनिट्स मैंने प्रोड्यूस किया उसका कॉस्ट। तो यूनिट्स प्रोड्यूस कितना बोला? 10,000। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन ये 10,000 यूनिट्स का दिया हुआ है। वैल्यू ऑफ ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ, कितना दिया हुआ? 5 लाख दिया हुआ। नंबर ऑफ यूनिट्स ओपनिंग स्टॉक, ओपनिंग स्टॉक कितना था मेरे पास फिनिश गुड्स का? 1,000। ठीक है ना? और अब तुमको क्या बोल रहा है? क्लोजिंग स्टॉक में कितना है? 5,000 बचा हुआ। एक बात समझो, अब एक बात समझना, पहले हम लोग बात करें दो मेथड से करना है, एक फीफो से करना है और एक वेटेड एवरेज। यही दो तुम्हारे सिलेबस में, क्योंकि यही दोनों अकाउंटिंग स्टैंडर्ड अलाउ भी करता है। तो लेट्स अंडरस्टैंड, मेरे पास ओपनिंग स्टॉक कितने का था? 10,000 का था। नहीं, ओपनिंग स्टॉक 1,000 का था। ओपनिंग स्टॉक 1,000 का था, मैंने प्रोड्यूस इस बार 10,000 किया है, तो टोटल सामान मेरे पास कितना है? 11,000 का है। टोटल सामान कितना अवेलेबल है मेरे पास? 11,000 का। 1,000 का ओपनिंग स्टॉक है, 10,000 मैंने प्रोड्यूस किया है, तो टोटल कितना हो? 11,000। जिसमें से क्लोजिंग स्टॉक में अभी भी कितना पड़ा हुआ है? 5,000 पड़ा हुआ है।
इसका मतलब क्या हुआ, मैंने बेचा कितना है, 6000 बेचा है। अगर 1000 का ओपनिंग स्टॉक था, 10,000 मैंने प्रोड्यूस किया, तो है सामान 11,000 का, जिसमें से स्टॉक में अगर 5,000 का बचा हुआ अभी, तो 6,000 का बेचा है। पीफो मेथड क्या बोलता है कि हम लोग सबसे पहले किससे बेचते हैं, ओपनिंग स्टॉक से बेचते हैं। मतलब इसका मतलब ये हुआ कि 6,000 जो अपने बेचा है, इसमें से 1,000 सबसे पहले किससे बेचा होगा, ओपनिंग स्टॉक से, और रिमेनिंग 5,000 किसमें से बेचा होगा, जो इस बार आपने प्रोड्यूस किया। यही तो मतलब है। इसका मतलब जो क्लोजिंग, इसका मतलब ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी आप बेच चुके हैं। इसका मतलब यह हुआ कि जो भी क्लोजिंग स्टॉक में आपके बचा हुआ है, वो जो इस साल हम प्रोड्यूस किए उसी में से बचा हुआ है, जो इस साल हम प्रोड्यूस किए उसी में से बचा हुआ है। बोलो हाँ या नहीं। एक बात समझो, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट में क्या होता है, फर्स्ट इन फर्स्ट आउट। फर्स्ट इन फर्स्ट आउट का मतलब है जो पहले आया पहले उसको बेचेंगे। मतलब हम सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक से बेचे होंगे। मतलब क्या हुआ, जो लास्ट में स्टॉक में बचा हुआ है, वो इस साल जो प्रोड्यूस किया उसी में से बचा हुआ होगा। बट ये जो कॉस्ट हम लोग इस साल जो प्रोड्यूस किया, उसका कॉस्ट 40 लाख है, लेकिन वो 10,000 यूनिट्स का है। हमको कॉस्ट किसका चाहिए, 5,000 का चाहिए। इसका वैल्यूएशन का तरीका बहुत सिंपल हो जाएगा। फिर सिंपल क्या होगा कि सर 10,000 यूनिट्स पे खर्चा आपने कितना बोला है, 40 लाख बोला है, तो 5,000 के लिए कितना होगा। हो गया फीफो मेथड। ठीक है, अंडरस्टैंड करेंगे सभी को, सबको ध्यान देंगे। फीफो मेथड ये बोलता है फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, जो पहले आया हम उसको पहले बेचेंगे। तो सबसे पहले ओपनिंग स्टॉक को बेच दिए होंगे ना, वो तो स्टॉक में होगा ही नहीं। तो स्टॉक में जो भी होगा वो किसमें से होगा, जो इस साल हम प्रोड्यूस किए। इस साल हम प्रोड्यूस 10,000 किए, 10,000 का कॉस्ट कितना है, 40 लाख है, तो पर यूनिट का कॉस्ट कितना हो गया, 400 हो गया। तो 5,000 यूनिट का कॉस्ट कितना होगा, वही निकाल रहे हैं, है कि नहीं। 1 2 3, 1 2 3, यहां पे एक जीरो, यहां पे एक जीरो। 4 लाख इंटू 5 कितना होता है, 20 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक और फिनिश गुड्स कितना हो गया, 20 लाख। क्लोजिंग स्टॉक ऑफ फिनिश गुड्स कितना हो गया, 20 लाख। समझ में आ गया था ना। अगर 10,000 का कॉस्ट कितना है, 40 लाख है, तो पर यूनिट 400 हो गया। तो 5,000 यूनिट कितना होगा, 5,000 इंटू 400 कितना होता है, 20 लाख ही होता है। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड यहां से आ जाएगा, 40 लाख प्लस 5 लाख 45 लाख माइनस 20 लाख 25 लाख हो गया कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड। तो कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड का वैल्यू कितना आ गया, 25 लाख। तो ये तो हो गया क्या चीज, फीफो मेथड के हिसाब से। तो फीफो मेथड के हिसाब से क्या करते हैं हम लोग, सिंपली कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन को नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस में डिवाइड करते हैं और इनटू कर लेते हैं क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट से, तो अपने क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू मिल जाता है। लेकिन अगर हम बात करते हैं वेटेड एवरेज मेथड का, तो वेटेड एवरेज मेथड में क्या करते हैं हम लोग, क्योंकि अब वेटेड एवरेज हम लोग एवरेजिंग कर रहे हैं, तो यहां पर क्या देखते हैं कि टोटल गुड्स जितना मेरे पास है बेचने से पहले, बेचने से पहले कितना गुड्स था मेरे पास, बेचने से पहले ओपनिंग स्टॉक एक तो बना हुआ था 1,000 का, और इस बार मैंने बनाया कितना है, 10,000 बनाया है। तो टोटल सामान कितना था, 11,000 का सामान था बेचने से पहले। तो हम क्या करते हैं, यहां पर पहले एक एवरेज कॉस्ट निकालते हैं पर यूनिट। क्या निकालते हैं, एवरेज कॉस्ट निकालते हैं पर यूनिट। किसका एवरेज कॉस्ट, जितना सामान है मेरे पास बेचने के लिए अवेलेबल है। बेचने के लिए अवेलेबल कितना है, 1,000 और 10,000, 11,000 अवेलेबल है। तो डिवाइड किससे, पर यूनिट निकालना है, तो नंबर ऑफ यूनिट्स कितना है, 11,000। तो 11,000 यूनिट्स का कॉस्ट लेंगे। 10,000 यूनिट्स का कॉस्ट कितना था, 40 लाख, और 1,000 का कॉस्ट कितना था, 5 लाख। तो 11,000 का कॉस्ट कितना हो गया, 45 लाख। इससे क्या निकलेगा कि एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा। इससे एक एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकल जाएगा, निकालेंगे। 45 लाख को 11,000 से डिवाइड करो, क्या बोले सर आप, 45 लाख को डिवाइड करना 11,000 से, तो ये आ रहा है कितना, 409.09 रेकरिंग आ रहा है। तो ये आ गया एवरेज कॉस्ट पर यूनिट, समझाया। तो ये अपना क्या आ गया, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट आ गया। और क्लोजिंग स्टॉक में कितना यूनिट है, 5,000 यूनिट है। तो बस अब क्लोजिंग स्टॉक को इसी में वैल्यू करेंगे, तो वैल्यू कैसे हो जाएगा, जो 409.09 आया इंटू 5,000, यार 20 लाख। तो क्लोजिंग स्टॉक वैल्यू कितना आ गया, 20,45,454.54, 454.54 रेकरिंग। ये हो गया क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू एज पर वेटेड एवरेज मेथड। ये हो गया एज पर वेटेड एवरेज मेथड। फीफो में क्या होता है, ओपनिंग स्टॉक ऑलरेडी हम बेच चुके हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ही होगा।
कि कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन 40 लाख है 10,000 का, तो 5,000 का कितना। वेटेड एवरेज में क्या करते हैं हम लोग, एवरेज कॉस्ट पर यूनिट निकालते हैं। किसका एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, जितना गुड्स अवेलेबल है मेरे पास 1,000 ओपनिंग स्टॉक का भी था और 10,000 इस बार बनाए भी है, तो टोटल 11,000 का कॉस्ट कितना है, 10,000 का कॉस्ट 40 लाख है, 1,000 का कॉस्ट 5 लाख है, तो टोटल कॉस्ट 45 लाख से 11,000 यूनिट का, तो उससे पर यूनिट कॉस्ट निकल गया 409.09 रिकरिंग। तो 5,000 जो क्लोजिंग स्टॉक है उसका कितना होगा, निकल गया। ठीक है, समझ में आ रहा है दोनों मेथड, बोथ द मेथड्स आर क्लियर। देखो वही लोग भी किया है, 20 लाख और ये 20 लाख 45 454। तो लोग यहां नोट्स में वही लिखा है कि फीफो मेथड में क्या होता है, क्लोजिंग स्टॉक डज नॉट इंक्लूड एनी यूनिट फ्रॉम ओपनिंग स्टॉक, क्योंकि ओपनिंग फीफो मेथड का मतलब ये है कि पुराना स्टॉक को पहले बेचेंगे, ओपनिंग स्टॉक को बेच चुके हैं, इसलिए सारा क्लोजिंग स्टॉक किससे होगा, करंट ईयर के प्रोडक्शन से होगा। लेकिन वेटेड एवरेज मेथड में क्या है, इसमें ये मानते हैं कि हम लोग एवरेज कॉस्ट निकालते हैं, हम लोग ये मानते हैं इसमें से कुछ ओपनिंग स्टॉक से कुछ प्रोडक्शन में से, इसलिए एवरेज कॉस्ट निकालते हैं और एवरेज कॉस्ट निकालकर क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू उसमें से करते हैं। इज इट ओके, यस और नो? ओके, नाउ जैसे एक दो एग्जांपल और देख रहे हैं हम लोग, एक दो एग्जांपल देख रहे हैं। जैसे कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, वैल्यू ओपनिंग स्टॉक भी दिया हुआ है, ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स है, यूनिट सोल्ड भी है, क्लोजिंग स्टॉक भी है। नाउ अंडरस्टैंड, तुमको कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन दिया हुआ है, कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन कितना बोल रहा है, 10 लाख रुपए। हम लोग कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते हैं ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू, ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू कितना दिया, 1 लाख। ओपनिंग स्टॉक का यूनिट कितना है, 2,000 है, और यूनिट बेचे कितना है, यूनिट्स बेचे कितना है, यूनिट्स बेचे कितना है, 22,000। यूनिट्स कितना बेचे हैं, 22,000 बेचे हैं, और क्लोजिंग स्टॉक में है 5,000। अब एक प्रॉब्लम हो गया, वैल्यू ऑफ क्लोजिंग स्टॉक पूछ रहा है अंडर फीफो ना। फीफो का अगर बात कर रहे हैं तो ओपनिंग स्टॉक को तो हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, ओपनिंग स्टॉक हम ऑलरेडी बेच चुके हैं, राइट। तो ओपनिंग स्टॉक तो ऑलरेडी बेच चुके हैं, तो क्लोजिंग स्टॉक में ओपनिंग स्टॉक से तो कुछ आएगा ही नहीं। तो हम लोग क्या देखते, तो ओपनिंग तो क्लोजिंग स्टॉक जो भी बचा हुआ किसमें से बचा हुआ, प्रोडक्शन में से बचा हुआ है, और प्रोडक्शन कॉस्ट कितना है, 10 लाख है। लेकिन हमको यही नहीं पता मैंने यूनिट्स प्रोड्यूस कितना किया। अरे डिवाइड करेंगे नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस है तब ना इंटू करेंगे क्लोजिंग स्टॉक, क्लोजिंग स्टॉक कितना है, 5,000 यूनिट्स। इस समय प्रॉब्लम क्या हुआ, मैंने यूनिट्स बनाया कितना, यही दिया हुआ नहीं है, यही दिया हुआ नहीं है। कैसा तुमको क्वेश्चन में चैलेंज फेस करने को मिलेगा, जहां पर तुमको नंबर ऑफ यूनिट्स प्रोड्यूस ही कितना वही नहीं दिया हुआ, तो सर वो कैसे निकालेंगे। तो कॉमन सेंस का बात है, जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन का वैल्यू में अगर ऐड करेंगे ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तो क्या आता है, कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। वैसे ही प्रोडक्शन यूनिट्स में अगर ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स ऐड कर दें और क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स को लेस कर देंगे तो क्या आएगा, यूनिट सोल्ड आएगा, आएगा कि नहीं आएगा। जब कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन में ऐड करते ओपनिंग स्टॉक का वैल्यू और लेस करते हैं क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू, तब कॉस्ट ऑफ गुड्स सोल्ड आता है। तो वैसे ही क्या चीज, प्रोडक्शन यूनिट्स में जितना यूनिट्स प्रोड्यूस हुआ है उसमें अगर ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स को अगर ऐड कर दें और लेस कर देंगे क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स को, तो क्या आएगा, यूनिट्स सोल्ड आ जाएगा। उससे क्या आ जाएगा, यूनिट्स सोल्ड। प्रोडक्शन यूनिट्स में को पता नहीं, बट बाकी सब पता है। जैसे देखो ओपनिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना था, 2,000, क्लोजिंग स्टॉक का यूनिट्स कितना है, 5,000, और यूनिट सोल्ड भी दिया हुआ है कितना, 22,000। हमको प्रोडक्शन वाला यूनिट्स निकालना है, तो प्रोडक्शन वाला यूनिट्स यहां से कितना हो जाएगा फिर, 22,000 प्लस 5,000, 27 माइनस 2, 25,000 हो जाएगा। तो यूनिट्स प्रोड्यूस्ड कितना है, 25,000। यूनिट्स प्रोड्यूस्ड है 25,000। समझ में आया कि नहीं आया, कॉमन सेंस का बात सोचो। अगर हम बेचे कितना है, 22,000 बेचे, और फिर और क्लोजिंग स्टॉक भी 5,000 का रखें, मतलब टोटल गुड्स में कितने का था, अगर 22,000 बेचने के बाद भी क्लोजिंग स्टॉक 5,000 का बचा हुआ है, तो टोटल गुड्स 27,000 था, जिसमें से ओपनिंग स्टॉक अगर 2,000 का था, मतलब इस बार बनाया कितना है, 25,000 बनाया। ये होगी कॉमन सेंस कि 22,000 बेचने के बाद भी क्लोजिंग स्टॉक अगर 5,000 का है तो 27,000 था मेरे पास सामान, 2,000 का मेरे ओपनिंग स्टॉक है तो 25,000 इस बार बनाया। तो जो कॉस्ट ऑफ प्रोडक्शन है 1 लाख, तो 25,000 यूनिट का है, तो 5,000 यूनिट के लिए कितना होगा, ऑब्वियसली 2 लाख हो जाएगा,
ऑब्वियसली कितना होगा, 2 लाख होगा, ऑप्शन बी। क्लियर, यस और नो? One more example to wind up today's session. One more example to wind up today's session, guys. Let's see one last example. Opening stock दिया 4000 units at ₹20 per unit. और इस बार प्रोडक्शन कितना किए, 16000 यूनिट, कितने में, 22 पर यूनिट। और क्लोजिंग स्टॉक 2000 है। तुमको फीफो और वेटेड एवरेज दोनों से बोला है। समझो फीफो मेथड में होता क्या है, फीफो मेथड में होता क्या है, फीफो मेथड का मतलब फर्स्ट इन फर्स्ट आउट, मतलब हम ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले बेचेंगे, ओपनिंग स्टॉक को सबसे पहले बेच देंगे, मतलब जो भी क्लोजिंग स्टॉक में बचा हुआ वो करंट ईयर प्रोडक्शन से बचा हुआ है। और करंट ईयर प्रोडक्शन का कॉस्ट पर यूनिट निकाला हुआ 22 रुपए करके, तो बहुत सिंपल है, क्लोजिंग स्टॉक कितना हो जाएगा फिर, 22 इंटू 2000। रिपीट वंस अगेन, ओपनिंग स्टॉक 4000 यूनिट था, प्रोड्यूस किए 16000, समान 20000 का हो गया ना, जबकि क्लोजिंग स्टॉक में कितना है, 2000 ही है, 18000 बेचे हैं, तो ओपनिंग स्टॉक तो पूरा ही बेच दिए, ओपनिंग स्टॉक पूरा ही बेच दी ना। इसका मतलब क्लोजिंग स्टॉक जो बचा हुआ है करंट ईयर प्रोडक्शन से बचा हुआ है, और करंट ईयर प्रोडक्शन का रेट 22 रुपए करके हो गया, क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू 22 रुपए करके रेट ही होगा, क्योंकि क्लोजिंग स्टॉक किससे बचा हुआ है, करंट ईयर प्रोडक्शन से बचा हुआ है, 44000। हाँ, वेटेड एवरेज मेथड में क्या होता है, हमको सबसे पहले एवरेज कॉस्ट निकालना होता है, एवरेज कॉस्ट निकालना होता है। बेचने से पहले मेरे पास ओपनिंग स्टॉक भी था, प्रोडक्शन भी था, तो 4000 और 16000 टोटल कितना हो गया, 20000 यूनिट्स। अब 4000 का कॉस्ट कितना होगा, 4000 इंटू 20 कितना होता है, 80000। और इसमें प्रोडक्शन की 16000 इंटू 22 कितना होगा, 16000 इंटू 22, 16000 इंटू 22 कितना होता है, 3,52,000। तो 3,52,000 प्लस 80,000 को डिवाइड करेंगे 20,000 से, तो ये कितना आ रहा है, 21.6। तो एवरेज कॉस्ट आ गया 21.6, मतलब क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यू भी 21.6 में करेंगे, 21.6 इंटू 2000 विच कम्स टू 43,200। तो फीफो के हिसाब से आंसर हो गया 44,000 और वेटेड एवरेज के हिसाब से आंसर हो गया 43,200। 43,200 ऑप्शन नंबर क्या हो गया, डी। आई होप आज के क्लास में जो हम लोग स्टॉक वैल्यूएशन नया सीखे हैं ये आपको 100% क्लियर होगा, क्योंकि सम्स में तुमको मेथड मेंशन करेगा तो आपको दोनों आना चाहिए, फीफो एंड वेटेड एवरेज। और इसके अलावा जो भी एग्जांपल्स में नया नया चीज आपको लगा, प्रैक्टिस किया हम लोग जो, उसमें आई थिंक 100% क्लैरिटी आपको जरूर मिला होगा। मिलते हैं अगले सेशन में, टिल देन टेक केयर, जय हिंद, जय भारत, थैंक यू।